हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे वर्धा स्कीम के बारे में जो कि 1937 में आई थी। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके ओरिजिन के साथ। ओरिजिन की अगर मैं बात करूं तो 1931 में जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुई थी। और ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से सिर्फ ये जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें जो है महात्मा गांधी जी जो है अटेंड करने गए थे इसको। तो यहाँ पे जब वो अटेंड करने गए तो उन्होंने एक चीज़ हाईलाइट की वहाँ पे कि एजुकेशन जो है इंडिया में वो ब्रिटिश रूल के अंडर जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ आ रही हैं उनकी वजह से जो है डिटीरियोरेट हो गई और बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। यहाँ से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था ब्रिटिश पॉलिसीज़ को। और फिर 1937 में गांधी जी की जो वीकली मैगजीन थी हरिजन, उसमें एक आर्टिकल छपा था गांधी जी की बेसिक एजुकेशन को लेके जो सोच थी उसके बारे में। तो वो जो सोच, और उसी टाइम पे जो है 1937 में इलेक्शंस होने थे, और इलेक्शंस होने थे तो जो कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे वहाँ पे खड़े होने वाले थे इलेक्शन में, वो जो है फोकस कर रहे थे, उनका जो मुद्दा था वो था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो देंगे। और किस्मत से जो है वो जीत भी गई इलेक्शन। तो अब उनके ऊपर भी ये था कि अब उन्हें इस चीज़ पे काम करना तो पड़ेगा। जब उनको काम करने की सिचुएशन दिखी तो उन्होंने गांधी जी वाली स्कीम के बारे में सोचा, क्योंकि गांधी जी की स्कीम की जो थी सैलिएंट फीचर्स जो थे उनमें से एक था सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन को वो सपोर्ट करते थे, यानी कि आप एजुकेशन के साथ साथ कुछ कमा भी रहे हो जिसकी वजह से वो कॉस्टली नहीं होगी। तो इसलिए, और फंड्स की कमी तो हमेशा रहती ही थी, तो इसलिए जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी चीज़ को हाईलाइट करके एजुकेशन दी जाए। अब उन्होंने वार्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो है 1937 में बुलाई। ये ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी जो कि 23 अक्टूबर 1937 में हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में जो है वो 3 रेजोल्यूशन पास किए गए। पहला ये था कि नेशन वाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब इस पे काम किया जाना चाहिए। दूसरा जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो मदर टंग रहेगी ताकि सबको अच्छे से समझ आए एटलीस्ट क्या समझाया जा रहा है। और जो तीसरा था वो था कि जो भी एजुकेशन दी जाएगी वो दैट शुड बी सेंटर्ड अराउंड प्रोडक्टिव वर्क, यानी कुछ ना कुछ उससे काम निकलना चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ एग्ज़ाम और डिग्रीज तक जो है वो एजुकेशन रह जाए, क्योंकि साप्रू कमेटी की जो रिपोर्ट थी यूनाइटेड प्रोविंस के लिए, उसने भी यही चीज़ बताई थी कि एजुकेशन जो है डिग्रीज और एग्जामिनेशन तक सीमित है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। तो इन्होंने जो है क्या फोकस किया कि एजुकेशन शुड बी सेंटर्ड अराउंड समथिंग प्रोडक्टिव वर्क। ठीक है, 1937 की ये चीज़ें जो रेजोल्यूशन पास हुए, उसके बाद जो है जाकिर हुसैन कमेटी बिठाई गई। अब इस कमेटी ने जो है क्या किया, जो गांधी जी की तालीम थी, जिसको हम नई तालीम भी बोलते हैं, जो कि वीकली मैगजीन हरिजन में छपी थी, उसी पे फोकस करते हुए जो है इन्होंने एक स्कीम दी। मतलब इनकी जो रिपोर्ट थी उसको क्या बोलते हैं, वार्धा स्कीम, उसी को बोलते हैं। अच्छा, इसको वार्धा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना 1937 में, ये वार्धा नाम की जगह पे हुई थी। अब इसको वर्धा बोल लो, वार्धा बोल लो, एक ही बात है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जाकिर हुसैन कमेटी ने क्या क्या जो वार्धा स्कीम दी उसके क्या क्या मेन फीचर्स थे। तो सबसे पहला मेजर फीचर यही था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी, जो इम्प्लीमेंटेशन होगी उस हिसाब से। दूसरी जो है एजुकेशन क्राफ्ट सेंटर्ड होगी, जैसे गांधी जी जो सूत कातने वाला काम बताते थे या जो क्राफ्ट से रिलेटेड काम था उस पर भी फोकस किया जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि पढ़ाई के साथ साथ जब वो काम भी कर रहे हैं तो वो सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन बन जाएगी, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे की खर्च की चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो साथ साथ जो है कमा भी रहे हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो वर्नैकुलर लैंग्वेज रहेगी, मदर टंग रहेगी। अगर और ज़्यादा डिटेल में बात की जाए तो इन्होंने हिंदी को बनाया था मीडियम ऑफ लैंग्वेज फर्स्ट, जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉरी, और इंग्लिश जो है वो इन्होंने इंक्लूड नहीं की थी इसमें। उसके बाद जो है करिकुलम जो है वो रिजिड नहीं होगा, फ्लेक्सिबल होगा, जिसकी वजह से चेंजेस होते रहेंगे, ऐसा नहीं हो, मतलब अगर बेटरमेंट के लिए कोई चेंज है तो वो अच्छा है। उसके बाद इन्होंने बोला कि रिलीजियस एजुकेशन का कोई रोल नहीं था, जैसे हमने पहले बहुत सारी पॉलिसीज़ पढ़ी या वैदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन,
तो वैदिक में रिलीजन जो है वो डोमिनेंस में था, तो इसी प्रकार इसके अंदर जो है रिलीजन का कोई रोल नहीं था। ये थे इसके मेजर सैलिएंट फीचर्स। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या रही, कि जो है ये इम्प्लीमेंटेशन की जो अगर हम इसको बात करेंगे तो क्या क्या इसमें खामियां रही और क्या क्या इसमें खूबियां रही। तो अगर मैं मेरिट्स की बात करूं तो इट वाज अ बैलेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कैसे? क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है, साथ साथ आप क्राफ्ट वर्क कर रहे हो, यानी कुछ ना कुछ काम कर रहे हो जो कि आपको इनकम भी देगा साथ के साथ, तो वो क्या हुआ? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ। तो ये बैलेंस था कि दोनों चीज़ें हो रही हैं। दूसरा जो है ये सेल्फ सपोर्टिंग थी, क्योंकि ब्रिटिश एजुकेशन जो है वो बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन इसमें साथ साथ जो है पैसे भी कमा रहे हो तो उसी से आपकी एजुकेशन का खर्च चलेगा, तो ये सेल्फ सपोर्टिंग इसलिए इसको बोलते हैं। तीसरा जो है ये फ्री एंड कंपलसरी थी। तो जब आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल रही है, और एजुकेशन की जब हम बात करें तो हमेशा हम बोलते हैं कि एजुकेशन मेक्स अस ह्यूमन, वरना ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल है। सिर्फ एजुकेशन की वजह से ही हम बोल सकते हैं कि हम एनिमल से थोड़ा डिफरेंट हैं। तो जब एजुकेशन आप ले रहे हो तो आपकी थिंकिंग जो है लॉजिकल होगी, डेवलप होगी। उसकी वजह से जब सब एक साथ मिलके पढ़ रहे हैं तो एक क्लासलेस सोसाइटी जो है वो डेवलप होगी। क्योंकि यहाँ पे गांधी जी ने एक और चीज़ हाईलाइट की थी कि जो इंग्लिश एजुकेशन है उससे एक बैरियर क्रिएट हो रहा है कुछ एजुकेटेड, क्योंकि एजुकेशन सबको तो नहीं मिल रही थी, तो जो एक छोटा सा ग्रुप है एजुकेटेड लोगों का उसमें, और जो मास बच गया इंडिया का, बहुत सारे लोग जो बच गए, उनमें एक बहुत बड़ा बैरियर है इंग्लिश एजुकेशन। लेकिन अगर एजुकेशन अपनी मदर टंग में हो रही है तो एक क्लासलेस सोसाइटी होगी, ये हम पॉजिटिव चीज़ इसमें मान सकते हैं। उसके बाद है कि जब क्लासलेस सोसाइटी है और बैरियर्स रिमूव हो रहे हैं तो ये नेशनल इंटीग्रेशन में भी जो है हेल्प करेगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स में सबसे पहले है नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है पड़ेगा, उसको इग्नोर किया गया। अब नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट यानी कि जब आप पढ़ाई के साथ साथ काम कर रहे हो जो क्राफ्ट सेंटर्ड काम है, तो उसके, क्योंकि एक होता है ना कि आप बचपन में ही काम करना शुरू कर देते हो, तो आपने बचपन कब जिया, तो वही वाली सिचुएशन है यहाँ पे कि आप पढ़ाई के साथ साथ शुरू से ही काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का, क्योंकि आपने असल में जो बचपन था वो जिया ही नहीं। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है डीमेरिट में, नेगेटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो पड़ेंगे उस चीज़ को इग्नोर किया गया था इसमें। ऑल्दो जो जाकिर हुसैन कमेटी है उन्होंने बोला था कि क्राफ्ट वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए, पार्शियल होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट क्राफ्ट वर्क की वजह से जो नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे वो इनको पता थे। तो जो ओवरडूइंग होगी ना क्राफ्ट वर्क की, उसकी वजह से जो नुकसान होंगे उसकी बजाय हमें कंप्लीट की जगह पार्शियल क्राफ्ट वर्क रखना चाहिए कि बच्चों को थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। ये ना हो कि आप जो है सेल्फ सपोर्टिंग बनाने के चक्कर में उनका बचपन ही जो है गवा दो। उसके बाद है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। उस टाइम पे जो है जहाँ पे हम क्राफ्ट सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, यानी हाथ से काम करने की बात कर रहे हैं, लेबर वर्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है तो उसको काम पे लगाने के लिए लेबर वर्क या लेबर इंटेंसिव काम चाहिए। इसीलिए क्राफ्ट वर्क या क्राफ्ट की जो चीज़ें होती हैं या जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो काफ़ी महंगी आती हैं, क्योंकि उनमें बहुत टाइम लगता है। इसी वजह से, और उस टाइम पे पीरियड क्या था? इंडस्ट्रियलाइजेशन का। बाकी देश जो है वो तरक्की कर रहे थे, लेकिन अगर आप इस चीज़ को लेके चलोगे तो आप इसमें पीछे रह जाओगे ग्लोबलाइजेशन के उसमें, कि आप जो है कंपीट नहीं कर पाओगे कहीं पे। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस करना थोड़ी सी डीमेरिट और बेवकूफ़ी बोलेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद है टायरिंग क्राफ्ट वर्क, क्योंकि आप बैठे बैठे काम कर रहे हो या कॉन्टिन्यूटी में किसी काम पे लगे हुए हो तो बच्चे थकेंगे भी उससे, और अगर वो थक रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबल क्या है कि ढंग से वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब बैठे बैठे हम थक जाते हैं तो हम ही बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो इसलिए टायरिंग क्राफ्ट वर्क था ये। और दूसरा, कुछ लोगों का कहना था कि जब आप स्कूल में ही काम करवा रहे हो, क्राफ्ट का काम करवा रहे हो, तो एक टाइप से स्कूल जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री बन गया, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे स्कूल की डेफिनेशन जो है वो चेंज होती सी नज़र आ रही थी कि स्कूल को कुछ लोग स्मॉल इंडस्ट्री की तरह देख रहे थे, जो कि इस स्कीम की डीमेरिट थी।
अब अगर हम बात करें तो वर्धा स्कीम जो है वो क्यों एप्लीकेबल नहीं हो पाई, क्योंकि उसके जस्ट बाद जो है 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था, और ऑब्वियसली जब वर्ल्ड लेवल पे वॉर हो रही है तो इंडिया पे तो इफेक्ट आना ही था। तो उस वजह से, और जो यहाँ पे 1937 में जो इलेक्शन जीत के इंडियन नेशनल कांग्रेस के मिनिस्टर्स आए थे, उन्होंने भी वहाँ पे फिर रिजाइन कर दिया था ये वर्ल्ड वॉर के इश्यूज़ को लेके जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्धा स्कीम। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।